नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ननद ने गरीब भाभी की बेटी की शादी एक अमीर घर में करा दी। तो ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला जी और विमला जी दोनों कॉलेज के जमाने से सहेलियां थीं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थी और अपनी सारी बातें आपस में बांटती थी। दोनों परिवारों के बीच भी बहुत घनिष्ठता थी। पढ़ाई खत्म होते होते दोनों ही सहेलियां विवाह बंधन में बंध गई। कमला जी के पिता मध्यम परिवार से थे। उन्होंने अपने स्तर के अनुरूप ही अपनी बेटी के लिए परिवार ढूंढा। कमला जी के पति प्रताप जी बैंक में क्लर्क थे। उनके ससुराल का माहौल भी उनके घर का जैसा साधारण था। कमला जी भी बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी थी, तो उन्हें ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कमला जी का विवाह प्रताप जी के साथ संपन्न हो गया। विमला जी के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने जैसा परिवार देखकर विमला जी की शादी राजन जी से करा दी। राजन जी एक खुले विचारों के नवयुवक थे और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाते थे। विमला जी की ससुराल का माहौल उच्च वर्गीय था। विमला जी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस परिवार में। समय गुजरता गया। कमला जी और विमला जी दोनों को ही एक एक बेटा हुआ। कमला जी के बेटे का नाम सुमित और विमला जी के बेटे का नाम मोहित था। दोनों के बेटे समय के साथ साथ बड़े हुए और अच्छी शिक्षा की बदौलत अच्छी नौकरियां पाकर सेटल हो गए। कमला जी और विमला जी के बीच संपर्क पहले जैसा संभव नहीं था, मगर दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे को फोन पर हालचाल लेती रहती थी। समय इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। कमला जी ने अपने बेटे सुमित की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दी। इन दिनों कमला जी की माली हालत काफी सुधर गई थी और उनके पति ने भी विभागीय परीक्षा देकर पदोन्नति प्राप्त करते हुए वर्तमान में जनरल मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया था और इससे उनका उठना बैठना भी अब उच्च वर्गीय लोगों के बीच बढ़ गया था। इतना सब होने के बावजूद कमला जी में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वो आज भी अपनी मध्यम वर्गीय सोच के साथ ही जी रही थी। उन्होंने कभी अपने पति के पद या धन का कोई गुमान नहीं दिखाया था। कमला जी और विमला जी दोनों के बेटे विवाह योग्य हो गए थे और दोनों ने अपने अपने स्तर पर लड़कियों की खोज करना शुरू कर दिया था। कमला जी जहां अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी, सुघड़ और संभव हो तो संयुक्त परिवार की लड़की देख रही थी, वहीं विमला जी तो अपने से भी ऊंचे खानदान में लड़की ढूंढ रही थी। दोनों ने अपने अपने तौर पर खोजना जारी कर दिया। कमला जी ने एक दो ऐसे परिवार देख रखे थे जिसमें विवाह योग्य लड़कियां थी और वो उनके बारे में खोज खबर ले रही थी। और ये नजर एक ऐसी लड़की को तलाश रही थी जो किसी संयुक्त परिवार से हो, पढ़ी लिखी और गृह कार्य में भी निपुण हो। उन्होंने पैसे और स्टेटस पर ध्यान नहीं दिया था, बस सलीकेदार और मृदुभाषी लड़की की तलाश करती रही। कमला जी के वर्तमान स्तर को देखकर पहले तो मध्यम वर्गीय परिवार उसके संपर्क में आने से कतराते रहे, मगर जब उन्हें पता चला कि कमला जी अपने बेटे के लिए मध्यम वर्गीय लड़की ढूंढ रही हैं, तो उनमें से 2-3 परिवारों ने कमला जी से बात छेड़ी। कमला जी ने सभी से बात की, मगर वह लड़कियां उसे अपने बेटे के लिए उचित नहीं प्रतीत हुई। किसी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, किसी की पढ़ाई कम थी, किसी लड़की का स्वभाव जरा तेज था, तो कोई लड़की मध्यम परिवार की होते हुए भी कमला जी के स्तर से ऊपर जाने की इच्छा लिए हुए थी। ये सब देखकर कमला जी का दिल टूट गया और उन्हें लगा कि शायद उसे अब अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं उन्हें समझौता करना पड़ेगा। कमला जी इन्हीं विचारों में खोई रहती थी। तभी एक दिन उनके पास एक फोन आया। फोन अनजान नंबर से आया था। कमला जी ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर लगातार 4 बार फोन आता रहा। आखिर उबकर उन्होंने फोन उठा लिया।
उधर से आवाज आई, हाय, हेलो, क्या ये कमला जी का नंबर है? कमला जी ने अनमने भाव से जवाब दिया, जी बोल रही हूँ। उस तरफ से कहा गया कि लीजिए बात कीजिए। कमला जी कुछ कहती उससे पहले ही उसे एक और चहकती हुई आवाज आई, कमला, मैं बोल रही हूँ, पहचाना? कमला जी आवाज सुनकर बोली, कौन, जानकी? उधर से बोलने वाली महिला ने कहा, अरे वाह यार, तूने इतने सालों बाद भी मुझे आवाज से पहचान लिया। कमला जी बोली, तुझे कैसे भूल सकती हूँ शैतान की रानी, तेरी वजह से मैं कॉलेज से रेस्टिगेट होते होते बची थी। ये सुनकर जानकी जी ने कहा, वाह बेटा, आज मुझे कोस रही है, भूल गई कि उस घटना की असली साजिश कतरा तू थी। मैंने तो सिर्फ तेरे प्लान को एग्जीक्यूट किया था। कमला बोली, ठहर जा जानकी की बच्ची, तू एक बार मेरे सामने तो आ जा, फिर देख तेरी क्या हालत बनाती हूँ। कमला जी की बात सुनकर उधर से जानकी जी ने कहा, चल तो मुझे अपना पता बता, मैं आधे घंटे में तेरे सामने हाजिर होती हूँ। ये सुनकर कमला जी चहक उठी और बोली, इसका मतलब तू यहाँ हमारे शहर में है? जानकी जी बोली, जी सरकार। कमला जी ने अपने घर का पता बताया और बोली, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जानकी जी बोली, मैं बस अभी आई। कमला जी जानकी जी का इंतजार करने लगी। 20 मिनट में जानकी जी आ गई। उन्होंने आते ही कमला जी का गले लगकर अभिवादन किया और दोनों सहेलियां पुरानी यादों में खोसी गई। उन्हें याद आया उन दिनों वह कॉलेज में 2nd ईयर में थी। कमला जी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। ऐसी एक बार वार्षिक कार्यक्रम के लिए वो एक नाटक में हिस्सा ले रही थी। इसमें कॉलेज का सबसे होनहार और अच्छा खासा हैंडसम सहपाठी राजीव उसका हीरो था। कमला जी और राजीव जी की ड्रामे में केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि कॉलेज में अफवाह फैल गई थी कि वे दोनों मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। इस बात ने राजीव जी की फियांसे मीरा को विचलित कर दिया था। दरअसल राजीव और मीरा के बीच प्रेम की बील पिछले 1 साल से बढ़ रही थी और वो दोनों शादी का निश्चय भी कर चुके थे। इस रिश्ते में कमला जी और राजीव वाली कहानी से दरार पैदा हो रही थी। ऐसे में नाटक के मंचन के 1 दिन पहले जब कमला जी को इस स्कैंडल के बारे में जानकारी मिली तो वो चौंक गई और उन्हें सीधे राजीव से बात की। वो राजीव की क्लास में जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और सीधे उसे आरोपित करने लगी कि उसने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई है। उसकी बात सुनकर राजीव जी भी तमतमा गए और बोले कि ये बात मैंने नहीं, तुमने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए फैलाई है। दोनों के बीच बहस होने लगी। कमला जी ने गुस्से में आकर कहा, मैं इस नाटक में हिस्सा नहीं लूंगी, और वो पैर पटकते हुए वापस आ गई। इधर राजेश ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंच गई और उन्हें कमला जी के नाम से उन्हें शिकायत दर्ज करा दी। प्रिंसिपल ने कहा वो आज ही इस बात की जांच करवाएंगे। बात बहुत बढ़ गई और बातों बातों में पता चला कि खबर लड़कियों की ओर से फैलाई गई है। बस कमला जी को इस सब का दोषी मानते हुए उसे कॉलेज से रेस्टिगेट करने की मांग लड़कों की तरफ से की जाने लगी और लड़के धरने पर बैठ गए। इधर लड़कियां भी 2 भागों में बैठ गई। एक भाग को नेतृत्व मीरा कर रही थी जो लड़कों की मांग का समर्थन कर रही थी, जबकि दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं कमला जी कर रही थी। मगर उनके समर्थन में लड़कियों की संख्या कम थी। ये लगभग तय माना जा रहा था कि अब कमला को रेस्टिगेट कर ही दिया जाएगा। लड़कों के खेमे में इस बात से बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ गया था कि कमला का रेस्टिगेशन बस होने ही वाला है। कमला जी भी अब निराश हो गई थी और सोच रही थी कि ना जाने भगवान उसे क्यों ऐसे अपराध की सजा देने जा रहे हैं जो उसने किया ही नहीं है। कमला जी और उनकी चंद सहेलियां मायूसी बैठ गई थी और प्रिंसिपल साहब की ओर से अधिकृत कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी आंधी तूफान की तरह जानकी जी कॉलेज में दाखिल हुई। वो सीधे भागकर प्रिंसिपल साहब के कक्ष में जा पहुंची। भीतर कॉलेज के सभी वरिष्ठ प्रोफेसर बैठे हुए थे और इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा था।
ऐसे में जानकी जी को यूं प्रवेश करते देखकर सब अचकचा गए। प्रिंसिपल साहब ने गुस्से में उसे देखा और कहा, आप कौन हैं और इस प्रकार बिना अनुमति मेरे कक्ष में आप कैसे प्रवेश कर गई हैं? जाइए, तुरंत बाहर जाइए। जानकी जी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं अभी इसी वक्त इस कक्ष में ना आती तो अनर्थ हो जाता। आप लोग एक निर्दोषी को सजा दे बैठते। ये देखकर वहां उपस्थित सभी गुरुजनों ने एक साथ कहा, वो कैसे? तो जानकी जी बोली, सर आज आप लोग यहाँ कमला और राजीव के संबंध में फैली अफवाह पर विचार कर रहे हैं। कमला को दोषी समझते हुए दंडित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मगर सर जो आपको बताया गया है वह सच नहीं है। इस सुनकर वाइस प्रिंसिपल ने पूछा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हमने तथ्य का पता लगाने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स का बयान लिए हैं। अधिकांश का कहना है कि ऐसा कमला ने स्वार्थवश सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया है। जानकी जी बोली, सर ये सारी घटनाएं और ये अफवाह स्पॉन्सर्ड है। आप लोग सच्चाई सुनकर सख्ते में आ जाएंगे। जानकी जी की बात सुनकर सबने एक स्वर में कहा, आप जरा शांति से बैठिए और हमें विस्तार से बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं और अपनी बात के समर्थन में आपके पास क्या सबूत है। जानकी बोली, सर आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि दरअसल इस पूरे मामले की सूत्रधार कौन है और कौन कमला जैसी जहीन लड़की की दुश्मन है। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल साहब सहित उपस्थित सभी लोगों ने उत्सुकता से पूछा, आखिर कौन है कमला का बुरा चाहता है जो? जानकी जी बोली, सर वो लड़की है मीरा। मीरा का नाम सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। मीरा के पिता शहर के जाने माने रईस और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे और मीरा उनकी इकलौती बेटी थी। सबने एक साथ कहा, मिस जानकी क्या आप अपनी बात साबित कर सकती हैं? जानकी ने घृणा से कहा, जी सर, मैं पुख्ता सबूत साथ लेकर आई हूँ। आप लोग इजाजत दें तो मैं वो सबूत आपको दिखा सकती हूँ। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जानकी जी ने एक पेन ड्राइव निकाला और प्रिंसिपल साहब को देते हुए बोली, सर ये कॉलेज कैंटीन के सीसीटीवी की फुटेज है, प्लीज इसे अपनी लैपटॉप पर चलाएं। प्रिंसिपल साहब ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई और उसे चालू किया। पेन ड्राइव में कॉलेज की कैंटीन का दृश्य उभरा। फिर सब लोगों को दिखाया गया और कैमरा कोने वाली टेबल पर बैठी लड़कियों पर जाकर रुक गया। उसके बाद वो वहां पर ही फोकस हो गया। वहां 5 लड़कियां बैठी थी और उनमें से एक लड़की बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रही थी। कैमरा उसी लड़की पर फोकस हुआ और फिर उस लड़की की आवाज आने लगी। वो अपनी सहेलियों से कह रही थी कि मैं उस कमला की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। वो मुझसे मेरे राजीव को छीनने की कोशिश कर रही है। देखना, मैं उसका फ्यूचर खत्म कर दूंगी, उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दूंगी। ये सुनकर एक लड़की ने कहा, मगर मीरा, कमला तो बड़ी सीधी सादी लड़की है, वो तेरे राजीव को क्यों छीनने लगी? इस पर मीरा बोली, तू नहीं जानती सीमा, वो ड्रामे के बहाने से राजीव से नजदीकी बढ़ा रही है। और देखना, ड्रामा करते करते वो राजीव को अपने जाल में फंसा ही लेगी। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने पूछा, तू ऐसा करेगी कैसे? मीरा बोली, मैंने तैयारी शुरू भी कर दी है। ये देख। उसने अपने मोबाइल पर उन लड़कियों को कुछ तस्वीरें दिखाई। इस पर सीमा ने पूछा, ये तो ड्रामे के दृश्य के रिहर्सल की तस्वीर है। मीरा बोली, हाँ, इन तस्वीरों के द्वारा ही हम एक प्लान बनाएंगे और देखना फिर कैसे कमला की शामत आती है। ये कहकर वो धीरे धीरे अपनी सहेलियों को कुछ समझाने लगी। उसकी बात उसने सबसे कहा, तो तुम लोग समझ गई ना कि कैसे बात फैलानी है। सबने सहमति में सर हिलाया। वीडियो दिखाकर जानकी जी प्रिंसिपल साहब से मुखातिब होते हुए बोली, सर क्या आप अब भी कमला को दोषी समझते हैं? प्रिंसिपल साहब ने सबसे पूछा तो सबने एक स्वर में कहा कि हमें समझ में आ गया है कि कमला निर्दोष है और उसे इस आरोप से मुक्त किया जाए।
इस प्रकार जानकी जी की वजह से कमला जी कॉलेज से रेस्टिगेट होते होते बची। इधर कमला जी को विचारों में गुम देखकर जानकी जी बोली, क्या हुआ भाई, तू किस ख्याल में खो गई? कमला जी बोली, कुछ नहीं रे, बस तेरे एहसानों की याद आ गई थी। जानकी जी बोली, छोड़ पुरानी बातें, और हाँ अब बता, तुझे अपने बेटे के लिए कैसी पत्नी चाहिए? कमला जी बोली, क्या तू आजकल रिश्ते भी करवाने लगी है? जानकी जी बोली, नहीं रे, पिछले दिनों विमला से बात हुई थी, उसने बताया कि तू अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, मगर कोई भी तेरे मापदंड पर खरी नहीं उतर रही है। विमला ने तो अपने बेटे की शादी इसी शहर के जाने माने व्यवसायी रमन सेठ की बेटी से तय भी कर दी है। कमला जी ने कहा, हाँ उसने बताया था। इस पर जानकी जी बोली, तुझे किस तरह की लड़की चाहिए? कमला जी बोली, देख जानकी, वैसे तो मुझे मध्यम वर्गीय परिवार की संस्कार वाली पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, मगर मैंने बहुत तलाश की परंतु सफल नहीं हो सके, इसलिए मजबूरन अपने आसपास के संपन्न परिवारों में ही लड़की तलाश रही हूँ। कि सुनकर जानकी बोली, अरे बहन, तू मेरे रहते चिंता मत कर, बस एक बार मेरे साथ चलकर दिशा को देख ले। कमला बोली, दिशा कौन है? इस पर जानकी जी रहस्य में मुस्कान के साथ बोली, चल तो सही। कमला जी ने पूछा, कहाँ जाना है? तो जानकी जी ने कहा, यही इसी शहर में। कमला जी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। जानकी जी के मुंह से कमला जी ने जब दिशा का नाम सुना तो उसने आश्चर्य से पूछा, कि वे दिशा कौन है? कमला जी की बात सुनकर जानकी रहस्य में मुस्कान के साथ बोली, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिशा से मिलवाती हूँ। कमला बोली, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। दोनों सहेलियां आपस में गपियाने लगी। शाम को चाय पीकर वे तैयार होकर चल पड़ी। जानकी जी ने टैक्सी बुलवाई और कमला जी से कहा, चल। कमला जी बोली, घर की गाड़ी रहते हुए टैक्सी क्यों? तो जानकी जी बोली, नहीं रे, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तेरी महंगी गाड़ी ले जाना ठीक नहीं होगा। कमला जी बोली, ठीक है, जैसा तू कहे। वे दोनों टैक्सी पर सवार होकर चल पड़ी। थोड़ी बाद वे शहर के उत्तरी छोर पर बनी एक मध्यम वर्ग के कॉलोनी में पहुंची। टैक्सी से उतरकर जानकी जी कमला जी को लेकर पास ही बने एक छोटे से मकान के सामने पहुंची। उन्होंने घंटी बजाई तो एक उधेड़ महिला दरवाजा खोला। जानकी जी को देखकर वो एकदम बोली, अरे ननद जी, आप इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई? जानकी जी मुस्कुराकर बोली, बस भाभी, सोचा बहुत दिनों से आपके हाथ की चाय नहीं पी है, इसलिए अपनी सहेली कमला को लेकर तुम्हारे पास चली आई। महिला ने नजर उठाकर कमला जी को देखा और उनका अभिवादन करते हुए बोली, नमस्कार बहन जी। कमला जी ने भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जानकी बोली, परिचय करा दूं, आप मेरी मीना भाभी हैं और अभी भाभी, ये मेरी सहेली कमला है। दोनों ने पुनः एक दूसरे का अभिवादन किया। जानकी जी चहकती हुई बोली, कमला, मेरी ये भाभी ऑलराउंडर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इन्हें बनानी ना आती हो, और ऐसा कोई काम नहीं जो ये कर नहीं पाए। कभी फुर्सत में इनके जीवन संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी। मीना भाभी बोली, अनंत रीना, भीतर भी आओगी या बाहर से सारी बातें कर लोगी? जानकी जी बोली, हाँ रे कमला, चल भीतर चले। भीतर आकर कमला जी ने देखा एक छोटा मगर करीने से सजाया हुआ ड्राइंग रूम था। पर्दे महंगे तो नहीं, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मीना बोली, बैठिए बहन जी। ये जानकी रीना तो बस एक बार शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। कि सुनकर सभी हंस पड़े। मियाँ ने आग्रह करके कमला जी को सोफे पर बैठने को कहा। फिर वो बोली, मैं अभी आई। ये कहकर वो भीतर चली गई। कमला जी ने पूरे घर का भरपूर मुआयना किया। ये देखकर जानकी जी बोली, तू अच्छी तरह देखभाल ली, मीना भाभी बहुत ही सलीके से रहती है। कमला जी बोली, क्या हम यहाँ मीना भाभी से मिलने आए हैं? तो जानकी जी बोली, अरे ज़्यादा उतावली मत बन, तू बस ध्यान से सब कुछ देख, फिर घर चलकर बातें करेंगे।
तभी मीना जी में ट्रे में नाश्ता और पानी लेकर आ गई। कमला जी ने देखा ट्रे में 2 मिठाइयाँ, नमकीन और बिस्कुट करीने से सजाकर लाए गए थे। मीना जी ने ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और आग्रह किया कि वे लोग नाश्ता लें। जानकी जी तो एक लड्डू उठाकर बोली, वाह भाभी, तुम्हारे हाथ के बने बेसन के लड्डू आज ना जाने कितने समय बाद खा रही हूँ। मीना जी मुस्कुराकर है गई, जबकि जानकी जी ने कमला जी से कहा, ले 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 ना कमला, वरना मैं सारी चट कर जाऊंगी। मीना जी बोली, कमला जी आप इसकी बातों में मत आइए, आप चक्कर बताइए कि खाने लायक बने भी है या नहीं। कमला जी ने एक लड्डू उठाया और खाकर बोली, सच में बहन जी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। जानकी जी बोली, ये गुजिया भी खाकर देख। कमला जी ने एक गुजिया उठाई और चक्कर बोली, वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। इस प्रकार बातचीत करते हुए समय गुजरने लगा। आधे घंटे बाद जानकी जी बोली, अरे भाभी, अपनी दिशा बेटिया नहीं दिखाई दे रही है। तभी डोरबेल बजी तो मीना जी बोली, लो, नाम लिया और दिशा हाजिर हो गई। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला। कमला जी ने देखा साधारण से सूती सूट पे एक नव युवती ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसने आते ही सबका अभिवादन किया तो मीना जी बोली, बेटा हाथ मुंह बैठ धोकर आजा, बैठते हैं। वो बोली, जी माँ। वो भीतर चली गई। 10 मिनट बाद बुआ आई तो मीना जी बोली, बेटा जानकी बुआ और उनकी सहेली आई हैं, हम तुम्हें याद कर ही रहे थे कि तुम आ गई। फिर कमला जी से मुखातिब होकर बोली, कमला जी ये मेरी बेटी दिशा है। दिशा ने उठकर कमला जी, जानकी जी और मीना जी को प्रणाम किया। कमला जी उसके शिष्टाचार से प्रभावित होते हुए बिना नहीं रह सकी। विमला जी बोली, आप लोग आज डिनर करके ही जाइए। कमला जी संकोच से बोली, अरे रहने दो बहन जी, डिनर फिर कभी कर लेंगे। मगर जानकी जी उसकी बात काट कर बोली, नहीं भाभी, तुम तो तैयारी करो, हम डिनर करके ही जाएंगे। मीना जी भीतर चली गई। जानकी जी कमला जी से बोली, जल्दी क्यों मचा रही है? अरे आए हैं तो अच्छी तरह तसल्ली से सब देख ले, समझ ले, फिर घर चलकर तय करेंगे कि क्या करना है। कमला जी बोली, ठीक है, वैसे अभी तक जितना देखा और समझा है उससे मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद मेरी तलाश पूरी हो रही है। दिशा और मीना जी मिलकर डिनर की तैयारी में लग गई तो जानकी जी ने कमला जी से कहा, हम दोनों बैठकर बोर होने के बजाय मीना भाभी का घर घूम लेते हैं। ये सुनकर मीना जी बोली, अरे ननद रीना, क्यों गरीब का मजाक उड़ाती हो? ये घर तो ढंग से घर कहलाने लायक भी नहीं है। ले देकर बस ये बैठक और एक सोने का कमरा है। हमारे लिए तो पास बना सरकारी वॉशरूम ही उपलब्ध है। ये सुनकर कमला जी बोली, नहीं ऐसा मत कहें भाभी, आपने इस छोटी सी जगह को इतने करीने से सजाया हुआ है कि कहीं भी जगह की कमी नजर नहीं आती। और अगर छोटा हो या बड़ा, जब तक सलीके से रखा ना जाए तो बड़े बड़े बंगले भी कबाड़ खाना महसूस होते हैं। कमला जी ने घूमकर सारा घर देखा और वो बहुत प्रभावित हुई। जब तक उन्होंने घर को बारीकी से देखा तब तक डिनर तैयार हो गया था। डिनर में 2 सब्जियां, दाल, रोटी, चावल और हरी धनिया की चटनी थी। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। कमला जी ने देखा था कि मीना जी ने सिर्फ मदद की थी, पूरा भोजन दिशा ने ही बनाया था। मीना जी ने बड़े आदर से उन दोनों को भोजन करने को आमंत्रित किया और दिशा से भोजन परोसने को कहा। दिशा ने भोजन परोसा और मीना जी भोजन के दौरान पंखा चलती रही। भोजन समाप्त कर वे वापस बैठक में आकर तो जानकी जी बोली, भाभी आप लोग भी भोजन कर लीजिए। इस पर मीना जी ने कहा, आज हमारा व्रत है, हम दोनों देर रात एक बार ही भोजन करेंगे। कमला जी समझ गए कि उनके पास इतना भोजन नहीं है कि वो दोनों भर पेट खा सके, इसलिए बहाना बना रही है। मगर कमला जी तो इस परिवार से मिलकर पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी कि दिशा ही उसके बेटे के लिए सही लड़की है। वे वहाँ से वापस आ गए। घर आकर जानकी जी के कुछ कहने से पहले ही कमला जी जानकी जी से लिपट कर बोली, जानकी आज तूने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। मुझे मेरी मन माफिक बहू मिल गई।
बस बस तुम मीना भाभी और दिशा की मंजूरी दिला दे। जानकी जी बोली। ठहर कमला, इतनी उतावली ना हो। उस परिवार से संबंध जोड़ने से पहले कुछ बातें तुझे जानना जरूरी है। कमला जी बोली। मुझे कुछ नहीं जानना, मेरी तलाश पूरी हो गई है। बस अब शादी से कम कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। जानकी जी बोली। नहीं कमला, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको सुनना तेरा ही नहीं, तेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी के बाद तेरी या परिवार की जानकारी में आने पर समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। कमला जी बोली। तो इतनी जिद कर रही है तो चल इत्मीनान से बैठकर सुनते हैं। कमला जी जानकी जी को लेकर अपने बेडरूम में आ गई। तब तक कमला जी के पति और बेटा भी घर आ गए थे। जानकी जी बोली। जो मैं बताने जा रही हूँ वो बात तेरे पति और तेरे बेटे के लिए भी जानना ज़रूरी है, इसलिए चल हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। जानकी जी के चेहरे के गंभीर भाव को देखकर अब कमला जी को लगने लगा कि शायद कोई बहुत ही आवश्यक बात है। उसने अपने पति और बेटी को भी ड्राइंग रूम में बुला लिया। सब लोग आकर सोफे पर बैठ गए। कमला जी ने कहा, सब लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। सब वहाँ बैठ गए। कमला जी किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। जानकी कमला के बेटे से उसकी कामकाज और उसकी पसंद वगैरह पर बातचीत करने लगी, जबकि कमला के पति अपने लैपटॉप पर कुछ आवश्यक काम निपटाने में लग गए। इतने में कमला कॉफ़ी लेकर आ गई और सबको कॉफ़ी दी। सब मिलकर कॉफ़ी पीने लगे। कमला बोली। जानकी, अब तो समय मत गवा और जल्दी से बात तू क्या कहने वाली है। जानकी जी कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोली। बात सच में बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी मत करो। मैं कॉफ़ी ख़त्म करके फिर अपनी बात शुरू करती हूँ। ये सुनकर सब अपनी अपनी कॉफ़ी पीने में व्यस्त हो गए। कॉफ़ी ख़त्म हो गई तो कमला जी बोली। चल जानकी, अब शुरू कर अपनी बात। जानकी जी ने कहना शुरू किया। वो बोली। मीरा भाभी मेरी बरसों पुरानी परिचित है। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे मुझसे 2-3 साल ही बड़ी है, इसलिए हम दोनों के बीच अपना पंसा हो गया था। मैंने मीना भाभी और वो मुझे ननद रानी कहकर ही बुलाती थी। कमला जी उसको टोकती हुई बोली। तू ज़्यादा भूमिका मत बांध और मुद्दे की बात पर आ। जानकी जी बोली। थोड़ा सब्र कर, तुम लोगों के लिए ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बता रही हूँ। उन्होंने आगे कहा। कमला, तूने आज मीना भाभी और दिशा को देखकर शायद मन ही मन तय कर लिया कि दिशा ही तेरे बेटे के लिए उचित लड़की है। ये सही भी है, मगर बहन तू पहले एक कठोर सच को जान ले। कमला जी विमला जी से बोली। तो बता ना, भूमिका क्यों बांध रही है। जानकी जी बोली। तो सुन, दिशा मीना भाभी की सगी बेटी नहीं है। कमला जी चौंक उठी। तो जानकी जी बोली। इतना ही नहीं, दिशा एक अभेद संतान है। ये सुनकर कमला बोली। क्या मीना भाभी के चरित्र पर कोई दाग है। जानकी जी बोली। नहीं रे, वो तो खरा सोना है, मगर दिशा उनकी सगी बहन के अवैध संबंधों का परिणाम है। कमला जी ने पूछा। वो कैसे। जानकी जी ने बताया कि मीना भाभी अनाथ है और उनकी सगी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। मीना के पति उसकी सगी बहन जैसे चाहते थे, मगर वो बचपन से ही अलहड़ और चंचल स्वभाव की लड़की थी। कॉलेज के दिनों में वो एक आवारा लड़के के चुंगल में फंस गई थी और गर्भवती हो गई। इस आवारा लड़के ने उसका उपयोग कर उसे छोड़ दिया तो वो घबरा गई। उसने आत्महत्या की ठान ली। ऐसे में मीना और उनके पति ने उसे संभाला। समय गुजरने लगा। प्रसव का समय नजदीक आ गया, मगर प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उसे बचाया नहीं जा सकता। वो दिशा को जन्म देकर चल बसी। मीना भाभी और उनके पति ने मिलकर दिशा को अपनी सगी बेटी की तरह पाला। यहाँ तक कि मीना भाभी ने अपने पति से कह दिया कि वह कभी स्वयं की संतान को जन्म नहीं देंगी। उनके पति ने भी ये बात स्वीकार कर ली। दिशा जब 5 साल की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में मीना के पति का देहांत हो गया। मीना भाभी की दुनिया उजड़ गई थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और पति के जाने के बाद ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर दिशा को लेकर इस शहर में आ गई। इस अनजान शहर में वह सबसे पहले आकर हमारे पड़ोस में ही ठहरी। हमारे घर के बाजू में एक सस्ती धर्मशाला थी। उन दिनों मेरे पिताजी यहाँ पर पदस्थ थे। मीना भाभी उस धर्मशाला में ही ठहरी थी। वह सुबह आस पड़ोस के घरों में काम की तलाश में निकलती थी। तो एक दिन वह हमारे घर आई। माँ उनसे बातें कर रही थी, तभी मैं पहुंच गई। माँ ने उन्हें बताया कि हमारे घर पहले से ही काम वाली बाई लगी है। इस पर वह बोली कि उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम भी आता है। इस पर मैंने पूछा कि क्या जगह मिलने पर वह अपनी दुकान चालू कर सकती है, तो वह खुश होकर बोली, ज़रूर बहन। तब मैंने माँ को राज़ी किया कि वो लोग अपने घर के बाजू वाले छोटे से कमरे को, जो हमारे पड़ोसी गुप्ता जी ने दुकान के लिए ही बनवाया था, उसे मीना को किराए पर दिलवा दे। माँ ने बात की और गुप्ता अंकल भी मीना की परेशानी जानकर बिना एडवांस लिए बिना किराए पर दुकान देने को राजी हो गए। मीना ने हिम्मत करके वही दुकान खोल ली। उसने अपनी जमा पूंजी से एक सिलाई मशीन खरीदी और पहले तो सिर्फ लोगों के पुराने कपड़ों की अल्ट्रेशन और रेफ्यू इत्यादि करती थी, मगर धीरे धीरे मेरी माँ की सहायता से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर उन्हें नए कपड़े खरीदकर रेडीमेड सूट और ब्लाउज वगैरह तैयार कर दुकान में रखना शुरू किया। मैं उनकी प्राश्चक बन गई। मैं उन्हें उनके बनाए सूट पहनकर कॉलेज जाती तो मेरी सहेलियां मुझसे पूछती, कहाँ से ली? तो मैं बताती, हमारे पड़ोस में एक नई दुकान खुली है। मैं तो उनकी डिज़ाइन की कायल हो गई हूँ। बस धीरे धीरे मेरी सहेलियां भी मीना की दुकान से सूट खरीदने लगी। इस प्रकार मीना की दुकान चल पड़ी। दिशा भी बड़ी हो रही थी और मीना का व्यवसाय भी धीरे धीरे काफ़ी प्रगति करने लगा था। बस तभी से मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और हम दूसरे शहर आ गए। मीना से फ़ोन पर संपर्क बना रहा और हमें उनकी सारी जानकारी मिलती रहती थी। उसके बाद समय के अंतराल के साथ हमारे बीच संपर्क कम होने लगा। इस प्रकार कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन मीना का फ़ोन मेरे पास आया। वो बहुत घबराई हुई थी और उन्हें थरथरी आवाज़ में मुझसे कहा कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो वो बोली कि जानकी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल से तुम्हें फ़ोन कर पा रही हूँ। दरअसल दिशा के पिता को ये पता चल गया है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं और आजकल हमारी माली हालत भी ठीक है। बस उस नशेड़ी ने पहले तो मेरे पास आकर बहुत गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफ़ी मांगी और फिर अक्सर यहाँ दिशा से मिलने के बहाने आने लगा। वो कभी कभी दिशा के लिए उपहार भी लेकर आता था। मैंने भी भल मनसाहत में उस पर विश्वास करते हुए गई, चलो बरसों बाद सही दिशा बेटी को पिता का प्यार मिल रहा है, उसे आने से नहीं रोका। मगर कल वो उस समय आया जब दिशा कॉलेज में रहती है। आकर बोला, भाभी आज आपके हाथ का खाना खाने का मन किया तो चला आया। मैंने भी पिछले कुछ समय से उसके आने पर देखा था कि वो बहुत शालीनता से रहता था, तो उसे अंदर आने दिया। उसे बैठक में बिठाकर मैं भोजन की तैयारी में जुट गई। मैं उसकी ओर से लापरवाह थी और इसका उसने फायदा उठाकर उसने अचानक रसोई में आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वह बेशर्मी से बोला, अरे भाभी, तुम क्यों अपनी जवानी को ऐसे जाया कर रही हो? देखो तुम्हारे भी पति नहीं है और मेरी भी पत्नी नहीं है, फिर तुम इस को दो माँ की तरह ही पाल रही हो। तो चलो हम दोनों एक हो जाए और एक दूसरे की इच्छा पूरी करते रहे। पहले तो मैं घबरा गई, मगर फिर तुरंत मैंने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से गर्म तेल करचुली में भरकर उस पर उड़ेल दिया। वो तिल मिलाने लगा और उसकी पकड़ मुझ पर ढीली हो गई। मैंने तुरंत खुद को छुड़ाया और उसे गर्म करचुली से पीटने लगी। वो जैसे तैसे बाहर भागा, मगर जाते जाते धमकी दे गया कि मुझे बदनाम कर देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी घबराओ नहीं, मैं पड़ोस वाले अग्रवाल अंकल को बता देती हूँ, तो वो तुम दोनों को अपने घर 2 दिन रख लेंगे।
इस बीच में मैं वहां आकर तुम दोनों को यहाँ ले जाऊंगी, चिंता मत करो। तब से मैं उन्हें यहाँ ले आई हूँ और वो यहाँ निश्चित रूप से रह रही हैं। इधर विमला जी ने अपने बेटे की शादी बड़े घर में तय करके कमला जी को सूचना दे दी थी। एक दिन उनका फोन कमला जी के पास आया। वो हाल चाल पूछने के बाद बोली, क्या हुआ री कमला, तुझे कोई संस्कारी लड़की मिली या फिर तू भी मेरी तरह हमारे स्तर की लड़की लाने की सोच रही है? कमला जी बोली, नहीं री, मेरी तलाश अभी भी जारी है। हाँ, मगर कल मैं जिस लड़की से मिली उसे देखकर लगता है जैसे मेरी भी तलाश पूरी होने वाली है। विमला जी हंसकर बोली, देख ली, फिर बाद में पछताना ना पड़े। कमला जी हंसकर रह गए। विमला जी बोली, ठीक है, रखती हूँ। तेरी बात फाइनल हो जाए तो बता देना। आखिर मैं कब तक लड़की वालों को रोक कर रखूंगी? वे जल्दी मचा रहे हैं। कमला जी बोली, चल देखती हूँ, शायद इसी हफ्ते तुझे खुशखबरी सुनाई सकूं। उन्होंने फोन रख दिया। ये सारी बातचीत जानकी जी के सामने ही हुई थी, इसलिए कमला जी के फोन रखते ही उन्होंने पूछा, कौन? विमला थी क्या? कमला जी बोली, हाँ री। जानकी जी बोली, देख कमला, मैंने तुझे मीना भाभी और दिशा बेटी की सारी बातें, परिस्थितियों को बता दिया है। अब तू सोच ले, घर पर जीजा जी से भी सलाह कर ले, फिर तय करना कि तू क्या करेगी। कमला जी बोली, ठीक है जानकी, मगर तू प्लीज एक बार मीना भाभी से भी पूछ ले कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। जानकी जी बोली, ठीक है, वैसे तो मुझे यकीन है कि वो तुरंत मान जाएंगे, मगर फिर भी तेरी तसल्ली के लिए मैं उसे पूछ लूंगी। जानकी जी विदा हो गई। कमला जी भी बैठकर जानकी जी की बताई बातों पर गौर करने लगी। उन्होंने सोचा, इस बारे में पति और बेटे से भी राय लेना ठीक रहेगा। ये तय करके उन्होंने पति और बेटे को फोन पर सूचित किया कि आज शाम की चाय एक साथ पियेंगे। ये सुनकर दोनों बाप बेटे समझ गए कि जरूर कोई महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। कमला जी बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी। जानकी जी ये सारी बातें सुनकर कमला जी ने कहा, तू ठीक कह रही है जानकी, मैं आज शाम अपने पति और बेटे से सलाह कर लूं, तब तक तू भी मीना भाभी की राय जान ले। जानकी जी चली गई। शाम को कमला जी के पति प्रताप जी और बेटे सुमित के आने पर तीनों एक साथ मिलकर बैठक में सोफे पर बैठकर चाय पीने एकत्रित हुए। कमला जी ने बाप बेटे की पसंद की गोभी, आलू, प्याज और बैगन के पकौड़े तले थे। उन्हें देखकर दोनों बाप बेटे लपक पड़े। गरम पकौड़े खाते हुए प्रताप जी बोले, अब बताओ श्रीमती जी, क्या बात है? लगता है तुम्हारी तलाश पूरी हो गई है और तुम्हें हमें वही बताने जा रही हो। कमला जी बोली, सही कहा आपने, आखिर मुझे मेरी मनपसंद लड़की सुमित के लिए मिल ही गई। ये कहकर उसने उन्हें मीना भाभी की पूरी दास्तान सुनाई और पूछा कि क्या उन लोगों को दिशा से सुमित के रिश्ते में कोई आपत्ति है। प्रताप जी बोले, देखो भाई, मेरी ओर से तो हाँ है, अब सुमित बाबू से पूछ लो उनकी क्या राय है। सुमित एकदम झपटकर माँ की गोद में मुंह छुपाकर बोला, माँ, आज तक अभी मैंने तुम्हारी बात काटी है। कमला जी बोली, नहीं बेटा, मगर ये तेरी जिंदगी का सवाल है, फैसला तुझे ही करना है। सुमित बोला, आपने और पिताजी ने जब हामी भर ही दी है तो मुझे क्यों इनकार होगा। इस तरह कमला जी के घर पर तो बात फाइनल हो गई। तभी जानकी जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मीना भाभी को भी ये रिश्ता मंजूर है। कमला जी बोली, फिर देर नहीं करनी चाहिए, कल शाम को दिशा को सुमित से मिलवा देते हैं। जानकी बोली, ठीक है, कल शाम को शहर के बीच स्थित पार्क में दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। कमला जी बोली, ठीक है, दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को समझ ले, फिर रात को डिनर हम लोग वहीं पास में स्थित होटल में कर लेंगे। जानकी जी बोली, ठीक है, मैं मीना भाभी को बता दूंगी। अगले दिन शाम को सब लोग पार्क में पहुंच गए। दिशा और सुमित को अकेले मिलने छोड़ दिया गया और बाकी लोग एक तरफ बेंच पर बैठकर गपशप करने लगे। जानकी जी बीच बीच में प्रताप जी को छेड़ देती थी।
प्रताप जी बेचारे झेप कर रह जाते। दरअसल वो लड़कियों से जो घुल मिल नहीं पाते थे, इसलिए वो चुपचाप ही रहते थे। लगभग आधे घंटे बाद दिशा और सुमित वापस लौट आए। आते वक्त दोनों ने हाथों हाथों में हाथ डाल रखा था और बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर सब लोग समझ गए कि उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। जानकी जी ने सभी को बताई थी। अगले दिन ही कमला जी ने विवाह का मुहूर्त निकलवाया और 1 सप्ताह में शादी भी हो गई। उधर कमला जी ने विमला जी को भी खुशखबरी सुनाई और बोली, देख विमला, मुझे बगैर समझौता किए मेरी मनपसंद बहू मिल गई। विमला जी ने भी उन्हें बधाई दी। सभी के दिन हंसी खुशी गुजरती रही। कमला जी और विमला जी दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। दोनों परिवारों में बहुओं ने भी परिवार में सामंजस्य बिठा लिया था। एक दिन अचानक कमला जी को पता चला कि शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित किए जा रही है। उसमें बहुओं को अपने व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन की झलक प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वालों को कोई अलग सी टास्क नहीं दिया जाएगा। उन्हें अपने व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन की झलक प्रस्तुत करनी होगी। कमला जी ने इस प्रतियोगिता की सूचना विमला जी को भी भेजी और उनसे आग्रह किया कि वो अपनी बहू को भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने को कहें, ताकि उनके बीच जो विचारों का अंतर है उसकी भी जांच हो जाए। विमला जी राजी हो गई। नियत निधि तिथि को सब लोग प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। विमला भी अपने पति राजन जी और बेटे मोहित के साथ अपनी बहू रिया को साथ लेकर प्रतियोगिता में शामिल होने को आई थी। कमला जी को देखकर उन्होंने आवाज देकर उन्हें अपने पास बुलाया और साथ बैठने का आग्रह किया। कमला जी अपने परिवार के साथ आकर बैठ गए। सबने आपस में परिचय प्राप्त किया। दोनों बहुओं को छोड़कर से सभी आपस में परिचित तो थे ही, सिर्फ औपचारिक अभिवादन कर सब बैठ गए। थोड़ी देर में स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ कि जिन प्रतियोगिताओं ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनके अलावा यदि कोई प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है तो वो बाईं ओर बने कैबिन में जाकर नाम लिखवा सकता है। इस वक्त 10 बजे हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय बचा है। उसके बाद लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। ये सुनकर वहां उपस्थित कुछ युवतियां रजिस्ट्रेशन हेतु बने कक्ष की ओर चल पड़ी। 10:20 पर घोषणा की गई कि प्रतियोगिता लिस्ट फाइनल हो गई है और कुल 15 प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। उनके नाम पुकारे गए और उन्हें स्टेज की दाएं बने कक्ष में पहुंचने को कहा गया। सब लोग वह एकत्रित हुए। इसके बाद बताया गया कि प्रत्येक प्रतिभागी को कुल 15 मिनट मिलेंगे। उतने समय में उसे अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या जैसे वो घर पर करती हैं वैसे करके दिखाना होगा। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में 5 लोग होंगे, जिनमें से एक नगर की महिला सभा की अध्यक्ष, एक नगर के मेयर, एक नगर के पुलिस कमिश्नर की पत्नी, एक नगर के जज और एक विदेशी महिला अतिथि हैं। 5 निर्णायक अलग अलग बैठेंगे और अपने हिसाब से आकलन पर नंबर देंगे। ठीक 10:30 बजे स्टेज की घंटी बजी और पर्दा उठने पर पहली प्रतियोगिता ने उपस्थित होकर अपना परिचय दिया और अपना दैनिक क्रियाकलाप शुरू किए। उसने सबसे पहले उठकर अपना मोबाइल टटोला, उसमें से मैसेज चेक किए, फिर उठी और चाय बनाने से लेकर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने तक का काम किया। फिर वो हाथ जोड़कर चली गई। इस प्रकार सभी प्रतिभागियों ने एक एक करके अपने क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया। विमला जी की बहू ने भी कुछ इसी प्रकार हाव भाव दिखाए। उसने उठकर नौकरानी को आवाज दी, चाय लेकर आने को कहा, फिर मोबाइल चेक किया, फिर उठकर वॉशरूम गई और लौटकर वार्म अप किया। फिर नहाने की क्रिया के बाद नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में चली गई और बस सबसे आखिर में दिशा का नंबर आया। दिशा ने सबसे पहले मंच को प्रणाम किया, फिर मंच पर चढ़ी। उसने सबका अभिवादन किया और कहा,
बड़ों को प्रणाम करती हूँ। फिर उसने अपने दैनिक क्रियाओं को प्रदर्शन शुरू किया। सबसे पहले उठकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम किया। फिर बिस्तर छोड़ने के बाद सीधे वॉशरूम चली गई। वहां से ऐसा दिखाया जैसे वो नहाकर आई है। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और अपनी सास, ससुर और पति को चाय पेश की। इसके बाद उसने खुद चाय पी और फिर नाश्ता बनाने लगी। सबको नाश्ता देकर उसने पति और ससुर के लिए टिफिन बनाया और उन्हें देकर ऑफिस विदा दिया। फिर वो दोपहर का खाना बनाने चली गई और बस उसकी क्रिया समाप्त हो गई। इसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला पेश कर दी है। अब निर्णायक मंडल अपनी अपनी नंबर शीट जमा करवा दी। 15 मिनट बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। इस बीच सभी लोग आपस में कुसुर फुसुर करते हुए अपने हिसाब से विजेता का अंदाजा लगा रहे थे। 15 मिनट बाद पुनः घोषणा हुई कि सभी प्रतिभागी मंच पर आ जाए। ये सुनकर सभी प्रतिभागी मंच की ओर चले गए। मंच पर उद्घोषक ने सभी का धन्यवाद किया और उन्हें सीरिया से खड़ा होने को कहा। सब प्रतियोगी अपने अपने नंबर से खड़े हो गए। उद्घोषक ने सभी निर्णायकों को भी मंच पर बुलाया और उन्हें सबका परिचय करवाया। अब मंच से घोषणा हुई कि प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाई। इनमें से कोई 3 क्रमशः विजयी हुई हैं। शेष सब लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मगर शायद कुछ कमी रह गई। अब परिणाम की बारी थी। सबसे पहले तीसरे स्थान पर आई प्रतियोगिता श्रीमती हिमानी चौहान। इन्होंने कामकाजी महिला की दिनचर्या प्रदर्शित की थी। तालियां बज उठी। फिर दूसरे नंबर पर श्रीमती नमिता देशपांडे। इनके साथ एक और प्रतिभागी है, श्रीमती रिया ठाकुर। इन दोनों ने ही आज की आधुनिक बहू के क्रियाकलापों को दर्शाया है। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विमला जी ने गर्व से कमला को देखा। कमला जी ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी। मंच से कहा गया कि अब इस प्रतियोगिता के विजेता की बारी है। हॉल में कई नाम उछलने लगे। सब अपने अपने कयास लगा रहे थे। थोड़ी देर कोलाहल मचा रहा। फिर मंच से निवेदन किया गया कि शांति बनाए ताकि विजेता के नाम की घोषणा की जा सके। सब शांत हो गए। मंच से कहा गया, विजेता का नाम 5 निर्णायक मिलकर घोषित करेंगे। आपको बता दें कि विजेता को प्रत्येक निर्णायक ने पूरे अंक दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के विजेता को प्रतियोगिता में 250 में से 250 अंक मिले हैं। अब दिल थाम कर बैठ गए और प्रतियोगी गढ़ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़े अंतराल के बाद मंच पर एक का सारा प्रकाशन बंद कर दिया गया और घोषणा हुई, आज की विजेता है श्रीमती। अब मंच पर स्पॉटलाइट एक एक प्रतियोगिता पर केंद्रित होते हुए आगे बढ़ने लगे। सभी अचंभित से खड़े रहते। स्पॉटलाइट सभी 15 प्रतिभागियों पर घूमकर बुझ गई और तभी माइक पर उद्घोषक ने कहा, आज की विजेता है श्रीमती दिशा ठाकुर। और इतना होते ही स्पॉटलाइट पक्षी जली और दिशा पर स्थिर हो गई। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कमला जी दौड़कर दिशा के पास पहुंची और उसे आलिंगन में भर लिया। दिशा की आंखें भर आईं। तभी उद्घोषक ने कहा, आज के विजेता के लिए हमारे निर्णायक मंडल के प्रमुख जज महोदय कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें माइक संभाला और बोले, आज के आधुनिक युग में जैसा जीवन हम सभी जी रहे हैं, वैसे ही शेष प्रतियोगी ने प्रस्तुत किया। सिर्फ विजेता ने हमारे पुराने संस्कारों को प्रदर्शित किया और ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसलिए बिना आपस में सलाह किए हम सब ने उसे पूरे अंक दिए हैं। सच कहूं, हम सब ने बिना एक दूसरे की जानकारी के ही ऐसा किया। उनकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निर्णायक मंडल की एक राय जानकर वह उपस्थित सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कमला जी और दिशा को बधाई दी। धीरे धीरे सब लोग हॉल से निकल गए। कमला जी भी अपने परिवार सहित बाहर चल पड़ी। हॉल से बाहर निकलते ही विमला जी
अपने परिवार सहित उनके समक्ष आ खड़ी हुई और बोली, तूने सही कहा था कमला, आज भी संस्कारों की कीमत पैसे से ज्यादा है। ये बात आज प्रतियोगिता में साबित हो गई है। तुझे और तेरी बहू को बहुत बधाई और उसे मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।